हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जिसका नाम है लिक्विड डोजेज फॉर्म। इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन कौन सी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है और क्या उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, सिरप्स, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स आर ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के। इनके एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं? दीज आर इजियर टू स्वॉलो, यानी कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इजी होता है। उसके बाद ये जो सोल्यूशंस जो लिक्विड डोजेज फॉर्म के थ्रू बनते हैं, ये इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। उसके अलावा जो ड्रग होती है सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा अगर किसी भी ड्रग को हम सोल्यूशन फॉर्म में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस केस में जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो ड्रग है वो फॉरन डाइल्यूट हो जाती है हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद, इसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या इनका हैंडलिंग जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। कभी कभार क्या होता है कि जो कंटेनर है जिसमें हम ये सिरप या फिर एलिक्सर को डिस्पेंस कर रहे हैं वो ब्रेक हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। उसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में मिक्स करते हैं वो उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से उनकी पोटेंसी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लगती है। कोई भी हाउस होल्ड डिवाइस जैसे कि टीस्पून का यूज करके अगर हम सिरप को या लिक्विड डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो डोज की एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। उसके अलावा जो भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, वो कभी कभार क्या होता है वो एक दूसरे से इनकम्पैटिबल होते हैं, जो कि हार्म कॉज कर सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट एक बार हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म का। तो जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है ये दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। तो इसमें मोनोफेजिक फर्दर डिवाइड होता है एक्वस और नॉन एक्वस में। एक्वस में आते हैं इंटरनली यूज्ड लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसमें आता है सिरप, एलिक्सर, ड्रॉप, सोल्यूशन, टिंक्चर, एरोमेटिक वाटर एंड लिंक्टस। उसके बाद जो एक्सटर्नली यूज्ड लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें आता है लोशंस, लिनेमेंट्स, गार्गल्स, माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स एंड इनहेलेशन। नेक्स्ट जो है वो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, यानी कि इसमें दो फेजेस प्रेजेंट होती हैं। इसमें दो टाइप्स के आते हैं मेजरली, विच इज इमल्शन एंड सस्पेंशन। और ये जो होते हैं फर्दर ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक में ये डिवाइडेड होते हैं। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है दैट इज द एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, की किन किन इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को बनाते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला आता है व्हीकल्स। तो व्हीकल्स वो कंपोनेंट हैं जिनमें मिक्स होके ड्रग जो है वो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं, और ये हमेशा हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एक्वस लिक्विड्स, जिसमें हम वाटर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वाटर इज द मोस्ट कॉमन व्हीकल विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसकी हेल्प से हम वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एरोमेटिक वाटर। ये जो होते हैं व्हीकल्स ये फ्लेवर्ड होते हैं, उनको हम एरोमेटिक वाटर्स कहते हैं। बहुत सारे सिरप्स एज व्हीकल्स हम यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है केशिया, चेरी, कोको। दीज आर द सिंपल सिरप्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज व्हीकल्स। उसके अलावा इसमें कुछ नॉन एक्वस व्हीकल्स भी आते हैं, जिनमें पहला है ऑयल्स एंड ऑयली मटेरियल, और ये कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फ्रॉम द वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल सोर्सेज। और इमल्शंस जो होते हैं जनरली वो वेजिटेबल ऑयल्स की हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेबल ऑयल्स के जिनको हम एज व्हीकल्स यूज करते हैं, जो कि है कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। उसके अलावा कुछ हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो भी हम यूज करते हैं एज व्हीकल्स। उसके बाद नेक्स्ट इसमें व्हीकल है दैट इज अल्कोहल। तो वाटर के बाद सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है व्हीकल दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल के भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें आता है डिहाइड्रेटेड और एब्सोल्यूट अल्कोहल, and this type of alcohol is completely free of water. Next इसमें आता है isopropyl alcohol and ग्लिसरॉल। अगला एक्सिपिएंट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट आर स्टेबिलाइजर्स। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, सैलिसिलिक एसिड एंड फिनॉल। नेक्स्ट एक्सिपिएंट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज प्रिजर्वेटिव। ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये भी हमारी जो प्रोडक्ट है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसकी ये एफिकेसी को मेंटेन करते हैं और उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होने देते हैं, और दस प्रिवेंटिंग देयर स्पॉइलेज। और जो भी प्रिजर्वेटिव है उसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इट शुड बी एक्टिव अगेंस्ट ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। वो वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा
जो फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी है प्रिजर्वेटिव की, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए थ्रू आउट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, और ये कंपैटिबल होना चाहिए अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन से। उसके बाद इसके अंदर नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट और नॉन सेंसिटाइजिंग नेचर का होना चाहिए, मतलब ये टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है उनके साथ। प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल हैं बेंजोइक एसिड, प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल हैं बेंजोइक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल, मर्क्यूरियल्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में एक्सीपिएंट ऐड करते हैं, दैट इज द सस्पेंडिंग एजेंट। ये एजेंट्स हम ऐड करते हैं कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं वो केक ना फॉर्म करे किसी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी कि बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बॉटम में जाके कलेक्ट हो जाते हैं और केक टाइप का एक फॉर्म कर देते हैं। तो इस चीज को, इस फिनोमेना को प्रिवेंट करने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं फॉर्मुलेशन में। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, दैट आर जेलेटिन, कैरामेलोस सोडियम एंड पोविडोन। बहुत सारे पॉलीमर्स भी हम एज सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि सीएमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट एक एक्सीपिएंट जो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं, दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो किसी भी लिक्विड डोजेज फॉर्म की काइनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो हैं सर्फेक्टेंट्स या फिर सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस। बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल हैं जिनको हम इमल्शन की काइनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें नेचुरल एजेंट्स में आता है एकेशिया ट्राइगोकैंथ, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्सेज से जो हमको इमल्सिफाइंग एजेंट्स मिलते हैं वो है जेलेटिन, एग योक, बुल फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा कुछ सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स, कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स, फॉर एग्जांपल बेंजोलकोनियम क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 400, ये सब हम यूज करते हैं टू मेंटेन द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन। नेक्स्ट एक्सीपिएंट जो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं, दैट इज द सोल्यूबलाइजर्स। ये एजेंट हम ऐड करते हैं टू मेंटेन द कंपैटिबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन। किसी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट हैं उनकी कंपैटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंस ना फॉर्म करे, इसलिए हम सोल्यूबलाइजर्स हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं। तो ये सारे मेजर एक्सीपिएंट्स हो गए। उसके अलावा अगर कोई अनपैलेटेबल ड्रग है, किसी कोई बिटर या नॉशियस टेस्ट की ड्रग है, तो उसके लिए हम और एजेंट्स ऐड करते हैं, जिसमें आता है कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो अपीयरेंस है हमारे फॉर्मुलेशन का वो एनहांस हो, जिससे जो कंपैटिबिलिटी है, जो कंप्लायंस है पेशेंट का, वो इंक्रीज हो जाता है। बहुत सारे नेचुरल कलर्स हम यूज करते हैं एज कलरिंग एजेंट्स। बहुत सारे मिनरल कलर्स हैं जिनको हम कॉमनली पिगमेंट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये जो कुछ नेचुरल मिनरल कलर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एज कलरिंग एजेंट्स। उसके अलावा कुछ प्लांट कलर्स हैं जो कि हमें बीटा कैरोटीन्स, क्लोरोफिल, इंडिगो, एंथोसाइनिन्स वगैरह से मिलते हैं। उसके अलावा कुछ एनिमल कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें आता है कार्बनिक एसिड। नेचुरल कलर्स के अलावा कुछ सिंथेटिक कलर्स जो हम एज कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, उसमें आता है कैरोटीन, क्लोरोफिल, करक्यूमिन, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड आर्टिफिशियल कलर्स में आता है कैरामल। नेक्स्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ जो बिटर टेस्टिंग ड्रग्स हैं उनके फ्लेवर को मास्क करने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट का यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स के एग्जांपल है मिथाइल सैलिसिलेट, अल्कोहल, ग्लिसरीन, एल्डिहाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट, जो बिटर टेस्टिंग ड्रग्स हैं उनको पैलेटेबल बनाने के लिए हम स्वीटनर्स ऐड करते हैं, जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसका टेस्ट इंक्रीज कर देती है। एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्वीटनर्स आर सुक्रोज, सैक्रिन एंड एस्पार्टेम। नेक्स्ट एक्सीपिएंट जो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं वो को-सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट एक्सीपिएंट जो हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं वो है को-सॉल्वेंट्स। ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये वाटर के साथ मिक्सेबल होते हैं, यानी कि वाटर के साथ ये इजीली मिक्स हो जाते हैं। एंड ये इस तरीके से सेलेक्ट करने चाहिए कि जो भी हमारी ड्रग है वो उसके अंदर मिक्स होकर वो डिसॉल्व हो जाए। को-सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल है इथेनॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। उसके अलावा हम बफर्स यूज करते हैं एज एक्सीपिएंट। जो बफर्स होते हैं वो हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसकी पीएच को मेंटेन करता है, जिसके लिए बहुत सारे बफरिंग एजेंट्स का भी यूज हम करते हैं, जैसे कि कार्बोनेट्स, सिट्रेट्स, फॉस्फेट्स, लैक्टेजेस एंड टार्ट्रेट्स। नेक्स्ट एक्सीपिएंट जो हम यूज करते हैं वो है विस्कोसिटी इनहांसर। ये जो एजेंट्स होते हैं, ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसकी विस्कोसिटी यानी कि थिकनेस को
इंक्रीज कर देती है। और दूसरा जो इनका यूज है दैट इज देयर दे एड इन मेकिंग द प्रोडक्ट पैलेटेबल, यानी कि इनके इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विस्कोसिटी इनहांसर्स फॉर्मुलेशंस में ऐड किए जाते हैं। इनके एग्जांपल है नेचुरल गम्स में आता है एकेशियन ज़ैंथम गम, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स में आता है HPMC एंड NaCMC एटसेट्रा। नेक्स्ट एक्सीपिएंट जो हम ऐड करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में वो है सरफेक्टेंट्स, इनको हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। ये जो एजेंट्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे या जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर्मुलेशन में, उनके बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसको ये डिक्रीज करते हैं। और ये जो एजेंट्स हैं ये ऑलमोस्ट सारी डोजेज फॉर्म्स जिनमें लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड प्रेजेंट होता है उसमें ये ऐड किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स के, जिसमें आता है स्टेराइल अल्कोहल, सीटोस्टेराइल अल्कोहल, ओलिल अल्कोहल एंड पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्लाइकॉल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये इसमें बहुत सारी टेक्निक्स इनलिस्टेड हैं जिसकी हेल्प से हम जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी डोजेज फॉर्म की उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स है जिनकी हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी को एनहांस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल मॉडिफिकेशन, दूसरा आता है केमिकल मॉडिफिकेशन, उसके अलावा इसमें कुछ और मेथड्स भी हैं जिनसे हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल मॉडिफिकेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं, दूसरा क्रिस्टल हैबिट का मॉडिफिकेशन करते हैं, तीसरा ड्रग को डिस्पर्स करते हैं कुछ कैरियर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टिकल साइज रिडक्शन से। तो पार्टिकल किसी भी जो पार्टिकल्स हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है उनका साइज रिड्यूस करना एक सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने का, जिसमें पहली चीज क्या करते हैं, पहला मेथड जो है वो आता है माइक्रोनाइजेशन। जो पार्टिकल्स हैं उस फॉर्मुलेशन के उसको हम माइक्रोनाइज कर देते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। किसी भी ड्रग पार्टिकल के माइक्रोनाइजेशन से क्या होता है, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है साइज रिडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन रेट भी फर्दर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है सोनोक्रिस्टलाइजेशन। ये भी एक साइज रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है प्रोड्यूस पार्टिकल साइज रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मेथड जो है वो आता है नैनोनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो मटेरियल्स हैं उनका जो साइज है वो रिड्यूस कर दिया जाता है अप टू 100 नैनोमीटर या फिर उससे कम में, यानी कि जो पार्टिकल साइज है इस टेक्निक के थ्रू वो कम कर दिया जाता है 100 नैनोमीटर से, जिससे बहुत सारे एजेंट्स फॉर्म होते हैं जैसे कि नैनो क्रिस्टल्स, नैनो सस्पेंशंस एंड नैनो इमल्शन। नेक्स्ट टेक्निक इसमें आती है मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल हैबिट। इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनको हम क्रिस्टलाइज कर देते हैं, बहुत सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इस फिनोमेना को हम इसी जो एबिलिटी होती है ऑफ एलिमेंट्स टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और जो पॉलीमॉर्फ्स जो हैं वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, जिसमें आता है एनांशियोट्रोप्स एंड मोनोट्रोप्स। जो एनांशियोट्रोप्स होते हैं वो दो रिवर्सिबल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और जो मोनोट्रोप्स हैं उसके अंदर कोई भी रिवर्सिबल ट्रांजिशन नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो अमॉर्फस फॉर्म की जो ड्रग्स होती हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है, और जो मेटास्टेबल होती हैं जिसकी वजह से जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन है डिफरेंट सॉलिड डोजेज फॉर्म का, तो वो सबसे ज्यादा होता है अमॉर्फस ड्रग्स का, देन आता है मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ का, देन फिर उसके बाद सबसे कम होता है स्टेबल मॉलिफॉर्स का। चलिए हम ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन देख लेते हैं डिफरेंट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स का। तो इसमें सबसे पहला आता है अमॉर्फस सॉलिड्स का सबसे ज्यादा डिसोल्यूशन होता है, उसके बाद आता है मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ एंड सबसे कम होता है स्टेबल पॉलीमॉर्फ का। तीसरी जो टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रग है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर्स में जो कि ज्यादा सॉल्युबल होते हैं उसमें डिस्पर्स कर देते हैं, यानी कि उसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बहुत सारे कैरियर्स हैं जिनके हम एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सरफेक्टेंट्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्वीन्स एंड स्पैन्स। हाइड्रोट्रोप्स आते हैं जिसमें आता है यूरिया, सोडियम एसिटेट, सोडियम बेंजोएट एटसेट्रा। कुछ एसिड्स भी एज अ करियर यूज किए जाते हैं जो कि हैं सिट्रिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड। अदर देन दैट शुगर्स, पॉलीमर्स एटसेट्रा, ये जो कैरियर्स हैं इनको यूज किया जाता है फॉर एनहांसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। ये हमने मेजरली देख लिया फिजिकल मॉडिफिकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं केमिकल मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें सबसे
पहला जो टेक्निक है वो आता है चेंज इन पीएच। पीएच को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मुलेशन है उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम चलिए एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि पीएच चेंज होने से क्या असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। तो अगर कोई भी वीकली एसिडिक ड्रग है तो उस केस में क्या होगा, अगर कम पीएच होगा वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी तो उसका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। लेकिन अगर उस वीकली एसिडिक ड्रग का हम पीएच को इंक्रीज कर दें तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो और ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। अब वीकली बेसिक ड्रग्स के लिए क्या होता है कि अगर कम पीएच रहेगा तो उस केस में वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी और ज्यादा सॉल्युबल होगी, और अगर इनका पीएच ज्यादा है उस केस में क्या होगा, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी और इसका एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी ड्रग हमारी आयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो उस केस में ज्यादा सॉल्युबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टेक्निक आती है बफर, यूज ऑफ बफर। इसमें हम बफर्स का यूज करके जो पीएच मेंटेन करते हैं फॉर्मुलेशन का, इसकी वजह से कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हो पाता है उस फॉर्मुलेशन में। अगर कोई भी चेंज आता है पीएच में डाइल्यूशन से तो वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। कोई भी चेंज आता है पीएच में बाय 1 फोल्ड तो वो सॉल्युबिलिटी को 10 फोल्ड इंक्रीज भी कर देता है। नेक्स्ट इसमें फॉलो करते हैं प्रोड्रग अप्रोच। इस केस में क्या होता है कि जो ड्रग होती है उसको हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद जो होती है वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्टमक एसिड है उससे जो ड्रग है उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम प्रोड्रग अप्रोच को फॉलो करते हैं। अदर मेथड्स इसमें बहुत सारे आते हैं सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए। इसमें पहला है को क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो को क्रिस्टल्स वो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं जिनमें नॉन कोवेलेंट फैक्टर फोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये हाईली स्टेबल हो जाते हैं और बेटर सॉल्युबिलिटी एग्जिबिट करते हैं। दूसरा इसमें आता है को सॉल्वेंसी। तो जितनी भी पोरली सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको को सॉल्वेंट्स ऐड करके उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है हाइड्रोट्रोपी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एडिटिव्स की वजह से जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनकी एक्वा सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उस प्रोसेस को हाइड्रोट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। बहुत सारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स को ऐड करके भी सॉल्युबिलिटी जो है वो ड्रग्स की इंक्रीज की जा सकती है। तो बहुत सारे सुपर डिसइंटीग्रेंट्स फॉर एग्जांपल क्रॉसपोविडोन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट को यूज करते हैं एज सॉल्युबलाइजर्स टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस है जैसे कि सेलेक्टिव absorption on insoluble carriers, solvent deposition, functional polymer technology, precipitation and porous microparticle technology। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो वेरियस लिक्विड डोजेज फॉर्म है उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनकी क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो इसके साथ हम वाइंड अप करते हैं चैप्टर 4 एंड बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से, जिसका नाम है मोनोफेजिक लिक्विड्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था पिछले चैप्टर में। तो इसमें अब हम मोनोफेजिक लिक्विड्स डोजेज फॉर्म जो है उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें हम सबसे इसका क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था। तो अब मैं सीधे से स्टार्ट करती हूँ गार्गल से। इसका पहला टॉपिक है, तो गार्गल्स जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन होते हैं जो कि माइल्ड इन्फेक्शंस को जो कि हमारे माउथ में हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए काम आते हैं। एंड दीज आर यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द टोन ऑफ रिलैक्स्ड थ्रोट। ये हमारे थ्रोट को रिलैक्स करता है। उसके अलावा दे इंक्रीज द फ्लो ऑफ सलाइवा फॉर रिलीविंग द ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट। ये क्या करता है, सलाइवा के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो ड्राइनेस हो जाती है थ्रोट में वो रिलीफ हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं गार्गल्स के जिसमें पहला आता है एलम गार्गल। इसको प्रिपेयर करते हैं एलम प्यूरिफाइड वाटर को यूज करके, जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, एलम को डिसॉल्व कर देते हैं प्यूरिफाइड वाटर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है माउथ वॉश। तो माउथ वॉश जो होते हैं उनको हम माउथ रिंस भी कहते हैं। एंड दीज आर द हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस यूज्ड टू डिओडोराइज एंड क्लीन द बकल कैविटी, दस मेंटेनिंग द ओरल हाइजीन। सो बेसिकली माउथ वॉशेस जो होते हैं वो ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अदर देन दैट जो टाइप्स ऑफ माउथ वॉशेस है उनको हम एंटीसेप्टिक, एंटी प्लैक माउथ वॉशेस, एंटी कैविटी माउथ रिंस एक्सेट्रा की तरह भी हम
यूज करते हैं। और जो माउथ वॉशेस हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक नॉन मेडिकेटेड जो सिर्फ ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, और कुछ थेरेप्यूटिक या फिर मेडिकेटेड माउथ वॉशेस भी आते हैं जो कि कोई भी माइल्ड इन्फेक्शन है हमारी माउथ में या थ्रोट में उसको ट्रीट करने के काम आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको माउथ वॉश के बता देती हूँ, जिसमें आता है सेटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड माउथ वॉश, सोडियम बेंजोएट माउथ वॉश, पोविडोन आयोडीन कंटेनिंग माउथ वॉशेस। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो आता है थ्रोट पेड्स। ये जो होते हैं अप्लाई किए जाते हैं हमारे स्किन पे, जो कि एक जो इनका सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है कि इनका जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड अ लेयर ऑफ द मेडिकामेंट ऑन द स्किन। एंड ये किस लिए यूज किए जाते हैं? फॉर ट्रीटिंग अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, फेरेंजाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स, लेरिंजाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स एंड टॉन्सिलाइटिस। और इनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स जैसे कि आयोडीन, फिनॉल, कुछ एस्ट्रिंजेंट्स, बहुत सारे व्हीकल्स जैसे कि ग्लिसरीन वगैरह हम यूज करते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए। और ये जो टॉपिक्स हैं इनकी क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स की ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन ही पूछी जाती है। नेक्स्ट हम एक स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है ईयर ड्रॉप्स। ये एग्जाम में जरूर लॉन्ग में पूछा जाता है, 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसकी मेजरली प्रिपरेशन भी पूछते हैं। तो ईयर ड्रॉप्स जो होती हैं वो लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं विच आर मेंट टू बी यूज्ड इन द आई विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, जो कि हमारी आईज में इंस्टिल की जाती हैं और पोर करी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। एंड दे आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ईयर को क्लीन करने के लिए, ईयर वैक्स को सॉफ्टन करने के लिए, या फिर माइल्ड इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम ईयर ड्रॉप्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये जो ईयर ड्रॉप्स हैं इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स, बीपी। यहाँ बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लिसरीन एंड प्यूरिफाइड वाटर। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इसमें ग्लिसरीन ऐड कर दिया जाता है टू फर्दर सॉफ्टन द सोल्यूशन। ये जो ग्लिसरीन है ये इमोलियंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो इचिंग है वो कम हो जाती है। इमोलियंट यानी कि एक सूदनिंग एक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो इचिंग है जो भी हमारी आईज में हो रही होती है, वो जो भी इचिंग है जो हमारे ईयर्स में हो रही होती है वो रिलीव हो जाती है। उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी जो बचती है उसको वाटर के हेल्प से मेकअप कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, जिसके बाद ग्लिसरीन ऐड कर दिया जाता है जो पार्टिकल्स है सोल्यूशन को उसको और ज्यादा सॉफ्टन करने के लिए। और ये जो ग्लिसरीन है ये क्या करता है, ये इमोलियंट प्रॉपर्टी इसकी होती है, मतलब एक सूदनिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से जो इचिंग होती है वो कम हो जाती है। और क्वांटिटी को मेकअप करने के लिए वाटर इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेजल ड्रॉप्स के बारे में। ये भी ईयर ड्रॉप्स की तरह ही होते हैं। दीज आर ऑल्सो दी लिक्विड प्रिपरेशंस विच आर अप्लाइड यूजिंग अ ड्रॉपर। ये जो सोल्यूशंस होते हैं इनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है और इवन वेसोकंस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इनका एक ड्रॉबैक है, नेजल ड्रॉप्स का एक ड्रॉबैक है, ये क्या कॉज कर सकते हैं, लिपोइड निमोनिया, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं यूज करना चाहिए। और जो भी व्हीकल होता है जिससे हम नेजल ड्रॉप बनाते हैं उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए बिटवीन 5.5 टू 7.5। और ये जो नेजल ड्रॉप्स हैं कई बार हमको एंटीहिस्टामिनिक एक्शन के लिए यानी कि एलर्जी को डिक्रीज करने के लिए, वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्शन के लिए, या फिर एज अ डीकंजेस्शन यानी कंजेशन जो हो जाता है नोज में उसको डिक्रीज करने के लिए हम नेजल ड्रॉप्स का यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि नेजल ड्रॉप्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें आता है एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरब्यूटॉल, सोडियम क्लोराइड, प्यूरिफाइड वाटर एंड फ्रेशली बॉइल्ड इन कूल क्वालिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी मतलब ली जाती है, जो कि 100 ml की होती है वाटर की, उसका वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। तो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है प्यूरिफाइड वाटर में और उनको फिल्टर कर लिया जाता है टू रिमूव एनी ऑफ द इम्प्यूरिटीज, और उसको डिस्पेंस किया जाता है क्लियर बॉटल में। ये जो एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड नेजल ड्रॉप्स हैं इनको हमेशा एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए फिटेड विद अ ड्रॉपर। और इस आई ड्रॉप को एज एन एंटी एजमेटिक यानी एजमा के को ट्रीट करने के लिए या फिर एक एज ए नेजल डीकंजेस्टेंट भी यूज किया जाता है। एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि एग्जाम में कई बार लॉन्ग में भी पूछते हैं, वो है सिरप। जो सिरप्स होते हैं वो स्वीट विस्कस प्रेपरेशन होते हैं विच इज मेड अप ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर। जो सिरप्स आर द स्वीट एंड विस्कस प्रेपरेशन जो कि सुक्रोज या शुगर की हेल्प से मिलकर बनाया जाता है। और जो सिरप्स हैं वो मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। जो मेडिकेटेड सिरप्स हैं उनमें थेरापेटिक एजेंट प्रेजेंट होता है और जो नॉन मेडिकेटेड सिरप है उसमें थेरापेटिक एजेंट प्रेजेंट नहीं होता
है। तो जो सिरप्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला इसमें आता है सिंपल सिरप, जो कि सिंपली वाटर को और प्यूरिफाइड वाटर को और सुक्रोज को मिक्स करके बनाया जाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं जिंजर सिरप, ऑरेंज सिरप एंड लेमन सिरप। उसके बाद आता है मेडिकेटेड सिरप। तो इन्हीं जो सिंपल सिरप होता है उसमें जब कोई भी हम मेडिकामेंट ऐड कर देते हैं, फिर कोई थेरेपेटिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, तो मेडिकेटेड सिरप्स बन जाते हैं। इसका एग्जांपल है क्लोरफेनिरामीन मैलिएट सिरप एंड एफेड्रीन सल्फेट सिरप। नेक्स्ट इसमें आता है फ्लेवर्ड सिरप। ये जो सिरप्स होते हैं इसमें बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका एग्जांपल है चेरी सिरप, तोलू बालसम सिरप एक्सेट्रा। और ये जो फ्लेवर्ड सिरप्स हैं इनको मेनली ऐड किया जाता है किसी भी प्रिपरेशन को फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं सिरप्स का। तो ये मेनली 2 प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, हॉट प्रोसेस एंड कोल्ड प्रोसेस। तो हॉट प्रोसेस क्या होता है, ये जनरली जो हीट लेबाइल ड्रग्स होती हैं, यानी कि हीट सेंसिटिव जो ड्रग्स होती हैं, उनके लिए ये नहीं यूज किया जाता है। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, सुक्रोज को एक्यूरेटली वे किया जाता है। उसके बाद इसको एक डिश में प्लेस करते हैं और प्यूरिफाइड वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। इस सुक्रोज को प्यूरिफाइड वाटर में डिसॉल्व करने के लिए हीट का यूज करते हैं हम। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है हीटिंग के बाद, उसको हम स्ट्रेन करने के बाद अगेन उसमें वॉल्यूम मेकअप करने के लिए प्यूरिफाइड वाटर ऐड कर देते हैं। और इस सिरप के फॉर्मुलेशन के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इसको ओवरहीट नहीं करना होता है, जिसकी वजह से जो सुक्रोज है वो उसका इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि वो एक हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट कैन बी फर्दर हार्मफुल फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो है परकुलेशन का, जिसको कोल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें सुक्रोज को एक परकुलेटर में फिल कर देते हैं, उसके बाद प्यूरिफाइड वाटर जिसमें मेडिकामेंट प्रेजेंट होता है उसको उससे पास करवाते हैं। देन उसके बाद इसमें जो इसका परकुलेटर का जो नेक होता है उसमें कॉटन को फैला के वो जो नेक है परकुलेटर का उससे उसको कवर कर देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद हम चेक करते हैं कि सुक्रोज कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो उस केस में परकुलेट जो हमें मिला होता है उसको हम वापस परकुलेटर में फिल कर देते हैं। उसके बाद इसको वॉश करते हैं रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर से और इसका वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इसमें हॉट और कोल्ड प्रोसेस के अलावा जो आता है वो है एडिशन ऑफ मेडिकेटिंग और फ्लेवरिंग लिक्विड टू सिरप। ये हम उन सिरप्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं जिनमें फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, टिंक्चर या फिर और कोई अदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम आते हैं, दैट इज एजिटेशन विदाउट हीट। अच्छा, हॉट प्रोसेस में हम यूज करते हैं उन सब्सटेंसेस, हॉट प्रोसेस में हम वो सब्सटेंसेस नहीं यूज करते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। और जो ये प्रोसेस है एजिटेशन विदाउट हीट, इसमें हम वो सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल नहीं होता है। और जो भी हमारा सिरप है वो प्रिपेयर किया जाता है विगरस शेकिंग के थ्रू। जो होता है हम सिरप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करते हैं। और अगर हमें लार्ज अमाउंट में सिरप प्रिपेयर करना है उस केस में मैकेनिकल एजिटेटर्स का भी हम यूज करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से, जो कि जिसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंस क्या होता है सिरप आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया पे जो बेस्ड है और यूएसपी सिरप में क्या डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में एज अ डिफरेंस जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो जो सिंपल सिरप होता है उसमें 66.7% वेट सोल्यूशन प्रेजेंट होता है सुक्रोज का, और जो सिरप यूएसपी है उसमें 64.74% वेट बाय वेट प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो सिंपल सिरप आईपी है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय दी हॉट प्रोसेस, और जो सिरप यूएसपी है वो प्रिपेयर किया जाता है कोल्ड प्रोसेस से। उसके बाद इसकी जो स्वीटनेस होती है ये ज्यादा, सिंपल सिरप आईपी जो होता है वो ज्यादा स्वीट होता है और सिंपल सिरप यूएसपी जो है वो लेस स्वीट होता है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज होते हैं सिंपल सिरप आईपी में वो होता है इन्वर्ट शुगर, जिसमें सुक्रोज को हीट करके इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो सिरप यूएसपी है उसमें हम सुक्रोज का यूज करते हैं। और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल सिरप आईपी है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिरप यूएसपी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एलिक्सर। तो एलिक्सर क्या होते हैं? एलिक्सर्स आर द क्लियर स्वीट एंड एरोमेटिक हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड्स फॉर ओरल कंजम्पशन। ये ओरल कंजम्पशन के लिए होते हैं और 2 तरीके के होते हैं। पहला इसमें आता है नॉन मेडिकेटेड, जिसमें कोई भी थेरेपेटिक एजेंट प्रेजेंट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल एरोमेटिक एलिक्सर यूएसपी, आइसोअल्कोहलिक एलिक्सर एनएफ। के अलावा जो मेडिकेटेड एलिक्सर होता है उसमें कोई ना कोई थेरेपेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पिप्राजीन सिट्रेट एलिक्सर एंड टर्पीन हाइड्रेट एलिक्सर एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि एलिक्सर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इस मेथड में एक एडमिक्सचर लिया जाता है 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड कंपोनेंट्स का। उसके बाद या तो उन कंपोनेंट्स को एजिटेशन से डिसॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स को
रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है उसको उसमें वाटर एज अ व्हीकल यूज करते हैं, और जो अल्कोहल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है उसमें अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। उसके बाद इसमें एक्वस सोल्यूशन, हमेशा हम क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन को अल्कोहलिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, अल्कोहल की स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहेगी। उसके बाद डिजायर्ड वॉल्यूम जो है वो उसको रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर से एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक से जिसका नाम है लिनेमेंट। तो लिनेमेंट जो होते हैं वो लिक्विड या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, जो कि हम फ्रिक्शन से ओवर अनब्रोकन स्किन, जो भी हमारी अनब्रोकन स्किन है, यानी कि कोई भी वुंडेड एरिया पे हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, हम किसी भी अनब्रोकन स्किन पे फ्रिक्शन से यानी कि हम रब करते हुए लिनेमेंट्स को अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। और ये जो लिनेमेंट्स होते हैं ये रूबिफिकेंट एक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको फ्रिक्शन से अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये वेसोडाइलेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो रेड दिखता है। एक बार हम प्रिपरेशन देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि लिनेमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल है टर्पेंटाइन लिनेमेंट। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है सॉफ्ट सोप, कैम्फर, टर्पेंटाइल ऑयल एंड प्यूरिफाइड वाटर। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सॉफ्ट सोप को प्यूरिफाइड वाटर में हम डिसॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद कैम्फर को टर्पेंटाइन ऑयल जो कि फ्रेशली रेक्टिफाइड है उसमें इसको डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ये जो हमारा इनका मिक्सचर तैयार हुआ होता है उसको हम सोप वाला जो मिक्सचर है उसमें मिक्स करते हैं, उसको ट्राइचुरेट करते हैं जब तक एक क्रीमी मिक्सचर हमको नहीं मिल जाता है। और उसके बाद जो ऑब्टेन मिक्सचर होता है उसको किसी भी बॉटल में ट्रांसफर कर लेते हैं, देन उसको लेबल और डिस्पेंस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं लोशंस की। तो लोशंस जो है वो लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं जो कि एक्सटर्नली अप्लाई करी जाती हैं ऑन द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। तो ये मेजर डिफरेंस है लिनेमेंट्स एंड लोशन में। लिनेमेंट्स में हम क्या करते हैं कि विद फ्रिक्शन हम अप्लाई करते हैं उसको, और जो लोशन है वो हम विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं हमारे स्किन पे। और ये जो लोशन है ये प्रोवाइड करते हैं कूलिंग, सूदिंग और प्रोटेक्टिव एक्शन, क्योंकि इसमें अल्कोहल इनकॉर्पोरेटेड होता है एज अ काउंटर इरिटेंट। और लोशंस को प्रिपेयर करने के लिए हम हाई स्पीड मिक्सचर या फिर होमोजेनाइजर का यूज करते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ट्राइचुरेट किया जाता है ताकि वो एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म कर सके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लोशन और लिनेमेंट के डिफरेंस के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में एज डिफरेंस पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो लोशन जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन होता है या फिर सस्पेंशन होता है, और जो लिनेमेंट होता है वो लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। और जो लोशन है वो हम ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी वुंडेड एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं, और जो लिनेमेंट है उसको हम हमेशा अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन लोशंस का क्या होता है कि हम इसको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, और जो लिनेमेंट्स होते हैं उसको हम विद फ्रिक्शन हमारे स्किन पे अप्लाई करते हैं। लोशन में जो होते हैं वो काउंटर इरिटेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड लिनेमेंट्स के केस में काउंटर इरिटेंट्स फॉर एग्जांपल टर्पेंटाइन ऑयल प्रेजेंट होता है। प्रेपरेशन दोनों की मैंने आपको बता ही दी है ऊपर। उसके बाद यूज लोशन को जो है हम एज अ प्रोटेक्टिव या फिर लोकल इरिटेंट यूज करते हैं, और जो लिनेमेंट है उसको हम एज अ काउंटर इरिटेंट और रूबिफिकेंट यूज करते हैं। लोशन का एग्जाम्पल है कैलामाइन लोशन, एंड लिनेमेंट का एग्जाम्पल है टर्पेंटाइन लिनेमेंट। तो इस चैप्टर में हमने जितने भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म आती हैं उनके बारे में पढ़ा, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, और जो रिस्पेक्टिव डोजेज फॉर्म्स हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है चैप्टर 6 जिसका नाम है बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसमें मेनली हम 2 डोजेज फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज सस्पेंशन एंड इमल्शन। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन से। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो बायोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होती है, यानी कि इसमें 2 फेजेस अवेलेबल होती हैं, और उनका जो साइज होता है वो फाइनली डिवाइडेड होता है बिटवीन 0.5 to 5 माइक्रोन। और जो सस्पेंशन होते हैं उनमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा सस्पेंड किए जाते हैं किसी भी लिक्विड मीडियम में। अब हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं सस्पेंशन की। तो बहुत से जो अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, अनस्टेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको हम एज सस्पेंशन जो है वो डिस्पेंस कर सकते हैं। उसके बाद चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमें जरूरी है कि अगर हमें वाटर ही एज अ सॉल्वेंट यूज करना है, तो उस केस में अगर कोई भी वाटर इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं तो उसको भी हम एज अ सस्पेंशन डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है टेस्ट मास्किंग, यानी कि जो भी अनपैलेटेबल ड्रग्स है जिनका बिटर टेस्ट होता है उनका टेस्ट मास्क कर सकते हैं सस्पेंशन में उसको डिस्पेंस करके। उसके बाद ये जो होते हैं वो
प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, यानी कि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत लंबा होता है, और ये बायो अवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं किसी भी ड्रग के। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें कभी कभार क्या होता है कि अगर कुछ टाइम तक हम सस्पेंशन को कहीं प्लेस कर दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो एक सेडिमेंट फॉर्म कर लेते हैं। उसके अलावा जो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो है ये दे में कॉज ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, जो कि जो सस्पेंशन है उसकी केमिकल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट कैन अकर। तो मेन टाइप के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सस्पेंशन वो हैं आपके फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, एंड दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ब्रिजिंग होती है, और उन पार्टिकल्स के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, और ये जो है ये क्या करते हैं, लाइट एग्रीगेट्स यानी कि फ्लॉक्स बना लेते हैं। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो फ्लोक्यूलेशन कैन बी अटेन्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा आयंस टू अ पॉजिटिवली चार्ज डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। नेक्स्ट आता है डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। इस सिस्टम में फ्री सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर इनको फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन से कंपेयर किया जाए तो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं वो एग्रीगेशन तो करते हैं लेकिन एट मच लोअर रेट एज कंपेयर टू फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। और जो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी जो होती है वो फ्लोक्यूलेटेड सिस्टम से ज्यादा होती है। तो फ्लोक्यूलेटेड और डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन का सबसे ज्यादा डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उनका प्लीजेंट अपीयरेंस होता है, क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं पूरे सोल्यूशन में, और जो फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें अनप्लीजेंट अपीयरेंस होता है, क्योंकि वो फ्लॉक्स यानी कि एग्रीगेट्स फॉर्म कर लेते हैं। जो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन है उसमें क्लाउडी सुपरनेटेड मिलता है, यानी कि जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं वो थोड़ा क्लाउडी अपीयरेंस होता है उसका, और फ्लोक्यूलेटेड में क्लियर सुपरनेटेड लिक्विड ही ऑब्टेन होता है। उसके बाद डीफ्लोक्यूलेटेड में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करते हैं, और फ्लोक्यूलेटेड में अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करते हैं। देन डीफ्लोक्यूलेटेड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो अलग अलग एंटिटीज बना लेते हैं, और फ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है, लूज एग्रीगेट्स फॉर्म होते हैं। डीफ्लोक्यूलेटेड में सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो स्लो होता है, धीरे होता है, क्योंकि जिसमें पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। और फ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है कि सेडिमेंटेशन रेट हाई होता है, क्योंकि जो फ्लॉक्स होते हैं वो ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो एग्रीगेट बना लेते हैं। तो ये सारे हमने देख लिए डिफरेंस बिटवीन डीफ्लोक्यूलेटेड एंड फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो अब हम देख लेते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स के बारे में। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये सस्पेंशन में हम ऐड करते हैं टू कीप देम सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, जिसमें आता है एकेशिया, ट्राइडेकेंथ मिथाइल सेल्यूलोज एंड सीएमसी। उसके अलावा इसमें क्ले को और सोप्स एंड इमल्शंस को भी यूज किया जाता है सस्पेंडिंग एजेंट्स। तो नेक्स्ट जो इस टॉपिक में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू ओवरकम इन सस्पेंशंस की। सस्पेंशन में क्या क्या स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, और उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो है वो है केकिंग एंड पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी। केकिंग का मतलब ये है कि अगर कोई भी सस्पेंशन हम कहीं पे रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो उसके पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, इसी को हम केकिंग कहते हैं। और इसको अब हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स का यूज करके जितना ज्यादा फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट हम उसमें ऐड करेंगे उतना ज्यादा वो उसकी जो रीडिस्पर्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। उसके अलावा हम विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स ऐड करेंगे उतना ज्यादा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, और जो केकिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कैप लॉकिंग। तो ये एक फिलिंग प्रॉब्लम है जो कि जनरली जो सस्पेंशन के जो कंटेनर है उनके कैप्स में थ्रेड लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, उसको कैप लॉकिंग कहते हैं। तो बहुत सारे इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम बहुत सारे व्हीकल्स इसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन। नेक्स्ट जो इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है वो है कलर चेंज की। तो कई बार क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में आके जो सस्पेंशन है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस जो सस्पेंशन का कंटेनर है उसको किसी हम डार्क प्लेस में रखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्रिस्टल ग्रोथ। ये किस वजह से होता है, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है, पीएच चेंज की वजह से, किसी इम्प्योरिटी की वजह से, या फिर लो सॉल्युबिलिटी की वजह से। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या तो हम सर्फेक्टेंट उसमें ऐड कर दें, जो पार्टिकल्स है उनके हम सॉल्युबिलिटी को एडजस्ट कर दें। उसके अलावा हम उसका प्रिपरेशन जो है उसका पीएच एडजस्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को
अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है वो है डीफ्लोक्यूलेशन। तो इसका डीफ्लोक्यूलेशन का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं पूरे प्रिपरेशन में। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स, डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स और फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। उसके अलावा ड्रग पोटेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये किस वजह से होती है? ड्रग या तो आपकी डिग्रेड होने लगे, या फिर पार्टिकल साइज जो है वो बार बार चेंज हो उस केस में, या फिर अगर हम किसी भी सस्पेंशन को बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड तक रखते हैं तो उस केस में ड्रग पोटेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अब ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टेबिलाईजर्स हमारे प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लेवर चेंज होने लगता है सस्पेंशन का, वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज की वजह से होता है। इसके लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट्स एडिक्वेट क्वांटिटी यानी सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर हम फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करें तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे हम। नेक्स्ट आता है पीएच चेंज। ये किस वजह से होता है कि जो ड्रग डिस्पर्स्ड हुई है सस्पेंशन में वो डिग्रेड होने लगे, या फिर जो सस्पेंशन उसका माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने लगे। तो इसको हम कैसे ओवर कर सकते हैं? बाय एडिंग द बफरिंग एजेंट, जिसकी वजह से पीएच चेंज नहीं होगा। फिर आता है चेंज इन विस्कोसिटी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म तक जो सस्पेंशन है उसको स्टोर करते हैं तो हम विस्कोसिटी उसकी चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम क्या ऐड कर सकते हैं? सुटेबल विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट्स। तो लास्ट जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है वो आता है रैपिड सेटलिंग। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो सस्पेंशन है उनके पार्टिकल्स बहुत ही रैपिडली सेटल होने लगते हैं। तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को? इसमें पार्टिकल साइज या तो हम उसका डिक्रीज कर दें, या फिर उसमें हम विस्कोसिटी इनहांसिंग एजेंट्स को ऐड कर दें। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इमल्शंस के बारे में। तो इमल्शंस भी जो हैं वो बाइफेजिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इमल्शंस के बारे में, जो कि जो भी एक बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। इसके अंदर भी दो फेजेस प्रेजेंट होती हैं, और इसमें क्या होता है? एक जो फेज होती है वो डिस्पर्स्ड होती है दूसरी फेज में एट लाइक माइन्यूट ग्लोब्यूल्स। तो जो इसमें माइन्यूट ग्लोब्यूल्स वाली जो लिक्विड होता है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जो लिक्विड होता है जिसके अंदर ये डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कंटिन्यूअस फेज कहते हैं। और जो इमल्शंस होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शंस एंड ऑयल इन वाटर इमल्शंस। जो वाटर इन ऑयल इमल्शंस होते हैं इसके अंदर जो वाटर होता है वो डिस्पर्स्ड होता है एज ग्लोब्यूल्स इनटू द ऑयल, और जो ऑयल इन वाटर इमल्शंस होते हैं इसके अंदर जो ऑयल होता है वो डिस्पर्स्ड होता है एज ग्लोब्यूल्स इन द वाटर। तो जैसे हम सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज करते हैं, ऐसे ही इमल्शंस में हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं, और सर्फेक्टेंट्स जो है वो मेनली यूज किए जाते हैं एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरफेशियल टेंशन को वो डिक्रीज कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इमल्शंस में पूछा जाता है वो है इमल्शंस का प्रिपरेशन। तो इमल्शंस जो है वो दो स्केल पे प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला है स्मॉल स्केल, तो जो इमल्शन है वो दो तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पहला स्मॉल स्केल पे और दूसरा लार्ज स्केल पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के बारे में। तो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा मोर्टार एंड पेस्टिल का यूज किया जाता है, और ये जो मेथड है इसमें भी दो तरीके के मेथड्स आते हैं। पहला इसमें है ड्राई गम और कॉन्टिनेंटल मेथड, और दूसरा इसमें आता है वेट गम मेथड। तो देखते हैं ड्राई गम मेथड के थ्रू हम कैसे इमल्शन प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तीन फेजेस जो होते हैं, हम तीन फेजेस यूज करते हैं। पहला ऑयल रहेगा इसमें, दूसरा गम एंड तीसरा वाटर। तो सबसे पहले ड्राई गम मेथड में जो ऑयल होता है जितना हमें यूज करना है उसको मेजर कर लेते हैं और ट्राइचुरेट करते हैं विद गम और एकेशिया। उसके बाद हम कोई भी एक्वस व्हीकल लेंगे जो कि ऑयल की ट्वाइस क्वांटिटी में होगा, यानी इसकी डबल क्वांटिटी में होगा, और ऐड कर देते हैं इस मिक्सचर में जो एकेशिया और ऑयल का मिक्सचर है। उसके बाद हमें एक ट्राइचुरेशन उसका हम करते हैं, जिसके बाद एक प्राइमरी इमल्शन हमें मिल जाता है। और ये इमल्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब क्लिकिंग साउंड होने लगे उसको ट्राइचुरेट करने पे, उस केस में हमारा प्राइमरी इमल्शन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी एक्वस व्हीकल की वो हम इस प्राइमरी इमल्शन में ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको हम उसके बाद हम इस इमल्शन को एक कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे, जिसके बाद जो बचा हुआ वॉल्यूम है उसको एडजस्ट करने के लिए जो मोर्टार में हमारे लेफ्ट ओवर वो मिक्सचर बचा है उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद एकेशिया, जो गम एकेशिया, उसके अंदर कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको रिमूव करने के लिए हम मसलिन क्लॉथ में अगर इस मिक्सचर को स्ट्रेन कर दें तो वो डस्ट पार्टिकल्स इसमें से रिमूव हो जाते हैं, और दिस इज डन सो दैट द क्लियर प्रोडक्ट कैन बी डिकैंटेड। उसके बाद हम देखते हैं वेट गम मेथड के बारे में। तो ये जो मेथड है इसमें सेम प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल, गम एंड वाटर यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले एकेशिया को ट्राइचुरेट किया जाता है वाटर के साथ टिल हम म्यूसिलेजेस
ऑब्टेन। म्यूसिलेज जो होता है ये ग्लूई सब्सटेंस होता है और इसी म्यूसिलेज में ऑयल ऐड किया जाता है एट इंटरवल्स, यानी थोड़े थोड़े टाइम के बाद, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो है वो ऑयल ऐड किया जाता है और रैपिड ट्राइचुरेशन किया जाता है। और ये तब भी कंटिन्यू करते हैं जब जितना मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल है वो हम उस मिक्सचर में ऐड कर दें। उसके बाद हम देखते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन कैसे करते हैं इमल्शंस की। तो इसमें सेम स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्मॉल स्केल प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं। ये लार्ज स्केल प्रिपरेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ हम इक्विपमेंट्स के एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इसमें आते हैं ऑर्डिनरी एजिटेटर्स, मैकेनिकल मिक्सर जैसे कि प्रोपेलर टाइप मिक्सचर और टरबाइन मिक्सचर। उसके अलावा इसमें हम कोलॉइडल मिल्स और अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस का भी यूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो इमल्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से बना है कि नहीं। उसकी क्वालिटी कंट्रोल या फिर क्वालिटी अश्योरेंस के लिए हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो पहला इसका टेस्ट है मिसिबिलिटी टेस्ट विद ऑयल और वाटर। तो ये हम टेस्ट कैसे करते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर कंटिन्यूअस फेज मिसिबल है, यानी कि अगर कंटिन्यूअस फेज के साथ वो मिक्स हो रहा है तो वो इमल्शन के साथ भी मिक्स होगा। दूसरा इसका टेस्ट है कंडक्टिविटी मेजरमेंट। तो जो एक्वस कॉन्टिन्यूअस फेज होती है, यानी वाटर बेस्ड कंटिन्यूअस फेज जो होती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रैपिडली कंडक्ट करती है एज कम्पेयर टू ऑयली कंटिन्यूअस फेज। उसके बाद हम इसमें स्टेनिंग टेस्ट करते हैं। तो इमल्शन में क्या करते हैं, हम वाटर बेस्ड डाई या फिर ऑयल बेस्ड डाई जो है वो इमल्शन में मिक्स कर देते हैं। फिर हम इसको एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, ये देखने के लिए कि जो कंटिन्यूअस फेज या फिर डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स हैं वो कलर्ड हुई हैं कि नहीं। तो सिमिलर टू सस्पेंशन इमल्शन में भी कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है इसमें जो आती है वो है फ्लोक्यूलेशन, यानी कि इसमें लार्ज क्लस्टर या फिर फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हाई चार्ज डेंसिटी अगर होगी डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स पे तो ये प्रॉब्लम ओवरकम की जा सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रीमिंग। इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स होते हैं वो राइज हो जाते हैं और डेंस लेयर फॉर्म कर लेते हैं, या तो एट द बॉटम ऑफ द इमल्शन या फिर एट द टॉप सरफेस ऑफ द इमल्शन। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हम एक एफिशिएंट होमोजेनाइजर का यूज करें, यानी कि ऐसा होमोजेनाइजर जो कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग करे जिसकी वजह से क्रीमिंग ना हो। दूसरा, हम इसमें कंटिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी का यूज कर सकते हैं बाय एडिंग विस्कोसिटी एनहांसर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है वो है कोएलिसेंस की। कोएलिसेंस वो फिनोमेना होता है जिसके अंदर दो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं या फिर लार्ज ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसमें अगर हम एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करें या फिर हम सूटेबल इमल्सिफाइंग मशीनरी का यूज करें इमल्शंस के प्रिपरेशन के टाइम पे। इसके अलावा जो इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है वो होती है ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें कोएलिसेंस भी होता है और साथ ही साथ जो डिस्पर्स्ड फेस होती है वो कंटिन्यूअस फेस से सेपरेट हो जाती है। और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, या तो हम ज्यादा क्वांटिटी यानी एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करें और जो टेम्परेचर है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को हम कंट्रोल करें, या फिर जो कंसंट्रेशन है डिस्पर्स फेस का उसको हम कंट्रोल करें। उसके अलावा हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एडिक्वेट क्वांटिटी अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट की यूज करें तो ये प्रॉब्लम हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है वो है फेज इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि जो इमल्शन है उसके फेजेस चेंज हो जाते हैं, कैसे कि अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो वो ऑयल इन वाटर इमल्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में, और मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 से, जिसका नाम है सपोजिटरीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सपोजिटरीज क्या होती हैं। तो ये मेडिकेटेड सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं जिनको हम बॉडी कैविटीज जैसे कि रेक्टम, वजाइना और यूरेथ्रल ट्रैक्ट में हम इंसर्ट करते हैं, और ये किसी ना किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या फिर कुछ ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए जो कि पेशेंट ओरली नहीं कंज्यूम कर पाता है या एडमिनिस्टर कर पाता है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए सपोजिटरीज के फॉर्म में उनको प्रोवाइड किया जाता है। और जो सपोजिटरीज होती हैं 5 टाइप्स की होती हैं। इसमें पहला आता है रेक्टल सपोजिटरी, दूसरा वेजाइनल, तीसरा यूरेथ्रल, चौथा नेजल बुगीज एंड फिफ्थ इसमें आता है ईयर कोन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टल सपोजिटरीज के बारे में। तो ये जो सपोजिटरीज होती हैं ये अडल्ट्स के लिए बनी होती हैं। इनका जो वेट होता है वो इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है।
कि वो अडल्ट को एडमिनिस्टर कराई जा सके। उनका वेट होता है 2 ग्राम एज पर यूएसपी। लेकिन इन्फेंट्स को अगर हमें इनको एडमिनिस्टर कराना है तो जो अडल्ट सपोजिटरीज है उसका वेट जो है 1/2 रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है इसमें, हाँ, और एक और चीज बताती है, जो रेक्टल सपोजिटरीज हैं, ये बहुत सारी ड्रग्स जिनके सिस्टमिक इफेक्ट्स जिनके हमें चाहिए होते हैं उसके लिए एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि सेडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट इसमें आती है वेजाइनल सपोजिटरी, जिसको हम पेसरीज भी कहते हैं। ये जो सपोजिटरीज होती हैं ग्लोब्यूलर या फिर ओवी फॉर्म शेप की होती हैं, यानी कि ये ओवल शेप की होती हैं और इनका वेट जो होता है वो 5 ग्राम होता है एज पर यूएसपी। And these are used for delivering drugs used for the treating infections of the female genitourinary tract. नेक्स्ट इसमें आता है यूरेथ्रल सपोजिटरी, जिनको हम बोगीज भी कहते हैं। तो ये जो होती है सिलेंड्रिकल शेप की होती है। नेक्स्ट आते हैं यूरेथ्रल सपोजिटरीज, जिनको हम बोगीज भी कहते हैं। एंड दी सपोजिटरीज आर सिलेंड्रिकल शेप, ये जो है सिलेंड्रिकल शेप की होती है, यानी कि इनका शेप कुछ इस तरीके से होता है। फिर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ कोको बटर, बेस, डायमीटर, लेंथ एंड वेट ऑफ दी सपोजिटरीज फॉर फीमेल्स शुड बी 5 mm in diameter, 50 mm in length and 2 gram in weight। और मेल्स के लिए ये होना चाहिए 5 mm in diameter, 125 millimeter in length and 4 gram in डेक्स। फिर इसमें आता है नेजल बोगीज। तो ये जो बोगीज होती हैं ये सिमिलर होती हैं यूरेथ्रल सपोजिटरीज के, और इनका जो ये जो लेकिन कंपैरेटिवली एज अगर हम इसको यूरेथ्रल सपोजिटरी से कंपेयर करें तो जो नेजल बोगीज होती हैं वो कंपैरेटिवली थिनर होती हैं, यानी इससे पतली होती हैं। और ये किससे प्रिपेयर करी जाती है? जेलेटो ग्लिसरीन बेस से। नेक्स्ट और लास्ट टाइप इसमें आता है वो है ईयर कोन्स, जिसको हम ऑर्डिनरीज भी कहते हैं। और ये जो सपोजिटरीज होती हैं लगभग 1 ग्राम होती हैं वेट में और सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं, ताकि उनको इजीली इंसर्ट किया जा सके हमारे ईयर कैविटी में। अब हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं सपोजिटरीज की क्या क्या होती हैं। तो पहला इसमें आता है इम्प्रूव्ड एंजाइमेटिक ड्रग स्टेबिलिटी, यानी कि जो एंजाइम के एक्शन है, एंजाइमेटिक एक्शन से हमारी ड्रग को डिग्रेड होने से बचाती है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये जो ड्रग है इसमें लिवर को पास करके नहीं जाती है, तो इस लिवर के एक्शन से या जो हमारे स्टमक एसिड है उनसे जो ड्रग डिस्ट्रॉय होती है वो सपोजिटरीज के केस में नहीं होता है। हायर ड्रग लोड, यानी कि हम ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो सपोजिटरीज के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लिम्फेटिक डिलीवरी, यानी कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में हम पहुंचा सकते हैं। और ये जो सपोजिटरीज होती हैं कांस्टेंट और स्टैटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। और कुछ पेशेंट्स जो जिनको ड्रग्स स्वलो करने में, ओरली एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। और इसमें ओवरडोजिंग हम हमेशा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक डोज होती है जिसमें सपोजिटरीज को एडमिनिस्टर कराया जाता है, तो ओवरडोजिंग की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है हमको। अब कुछ इसकी साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी आती हैं, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि हेजिटेट करते हैं सपोजिटरीज को एडमिनिस्टर करने में। दूसरा इसमें आता है पोटेंशियल फॉर नॉन स्पेसिफिक ड्रग लॉस, कुछ ना कुछ प्री डिस्चार्ज हो रहा होता है हमारे रेक्टल कैविटी से, तो जिसमें जो ड्रग होती है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो होता है वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है लिमिटेड फ्लूइड इन रेक्टम। तो जो ड्रग्स होती हैं क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है रेक्टम में, जिसकी वजह से जो सपोजिटरी है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व उसमें नहीं हो पाती है, इसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारी बॉडी में बेसिकली नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्मुलेशन। तो इसका जो फॉर्मुलेशन में इसके मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विफैक्शन टाइम, सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज जैसे जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसके प्रिपरेशन में। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सपोजिटरी के एक्सीपिएंट्स के बारे में। तो ये सारे एक्सीपिएंट्स इसमें आते हैं, जिसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोजिटरी बेस। ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इधर 2 मार्क्स में, जिसमें आपको सिर्फ नेम लिखना होगा सपोजिटरी बेस का, या फिर अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम सपोजिटरी बेस के बारे में देख लेते हैं। तो जो सपोजिटरी बेस है ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इसमें आता है ओलियाजिनस, या फिर जिनको फैटी बेसिस भी हम कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एक्वस बेस, जो कि वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल होते हैं। और तीसरा इसमें आता है इमल्सिफाइंग बेसिस। तो ओलियाजिनस या और फैटी बेसिस में सबसे पहला एग्जांपल इसका आता है थियोब्रोमा ऑयल और कोको बटर। तो ये प्राइमरीली यूज किया जाता है, ये एक आइडियल सपोजिटरी बेस होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से वो क्या क्या होती हैं, ये एग्जिस्ट करता है एज अ हार्ड अमॉर्फस सॉलिड एट 15 to 25 डिग्री सेल्सियस विच इज द रूम टेम्परेचर। और जब ये बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है विच इज 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, तब ये मेल्ट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर वार्म क्लाइमेट होता है तो जितनी भी सपोजिटरीज हैं जिनमें थियोब्रोमा ऑयल को एज अ बेस यूज किया जाता है, उनको हम रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करते हैं।
दूसरा फैटी बेस जो है वो इसमें आता है ट्राइग्लिसराइड्स। ये सिंथेटिक ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से बने हुए होते हैं, और इनको थियोब्रोमा ऑयल से ज्यादा जनरली प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिनको हम एज अ बेस यूज करते हैं, थियोब्रोमा ऑयल से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो बहुत टाइप्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर मिसिबल बेसिस की। तो इसमें सबसे पहला आता है ग्लिसरीनेटेड जेलेटिन। तो ये जो बेस है ये मोस्टली वेजाइनल सपोजिटरीज के लिए यूज किया जाता है, और इसको बहुत सारे मेडिकामेंट्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकामेंट्स में इनकॉर्पोरेट करके जो है हम सपोजिटरीज बना सकते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स, बोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड के साथ, क्योंकि ये जो है बहुत ही कंपैटिबल नेचर का होता है। और ये जो सपोजिटरीज हैं जिनमें ये बेस प्रेजेंट होता है तो वो ट्रांसलूसेंट, रेजिलिएंट और जेलेटिनस सॉलिड के फॉर्म में प्रिपेयर होती हैं, जिनमें जैसे ही म्यूकस सिक्रीशन के कांटेक्ट में वो आती हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती हैं और प्रोलॉन्ग्ड रिलीज प्रोवाइड करती हैं, यानी कि लंबे टाइम तक वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में रिलीज होती है। अगला वाटर मिसिबल या फिर वाटर सॉल्युबल बेस जो है वो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पॉलीमर। तो ये आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला बेस है, विच इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पॉलीमर, उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि ये जो है केमिकली स्टेबल होता है, नॉन इरिटेंट होता है, यानी कि इरिटेशन कॉज नहीं करता है। उसके अलावा ये मिसिबल होता है विद वाटर एंड म्यूकस सिक्रीशंस। लास्ट बेस जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, आप रीड कर सकते हैं। तो ये जो है ये टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग बेसिस हैं। तो ये सारे हमने देखा सपोजिटरी बेसिस के बारे में। उसके अलावा हम बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, हार्डनिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, जो कि हमारे सपोजिटरी प्रिपरेशन को एक आइडियल। तो सपोजिटरी बेसिस के अलावा जो टॉपिक एग्जाम में जनरली पूछा जाता है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये 3 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। पहला इसमें आता है हैंड रोलिंग एंड मोल्डिंग, दूसरा इसमें आता है कंप्रेशन मोल्डिंग, और तीसरा इसमें आता है फ्यूजन मोल्डिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैंड रोलिंग एंड मोल्डिंग जो प्रोसेस है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कोको बटर होता है और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको ग्रेट करके ट्राइचुरेट किया जाता है एक मोर्टार और पेसल में, ताकि वो एक प्लास्टिक लाइक मास फॉर्म कर सके। उसके बाद क्या किया जाता है, इस ये जो मास बना होता है उसके बाद उसको एक बॉल का शेप दिया जाता है बाय रोलिंग बिटवीन द पाम्स ऑफ द हैंड, यानी कि हाथ के बीच में रखे इस तरीके से इसका एक बॉल के तरीके से उसको फॉर्म करते हैं। जब बॉल्स फॉर्म होने के बाद फर्दर इनको किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख के इनको सिलिंड्रिकल शेप दिया जाता है। देन उसके बाद मास जो हमने प्रिपेयर किया है वो हमारे हैंड से या फिर जो फ्लैट सरफेस है स्टिक ना हो, इसके लिए हम टैल्क का यूज करते हैं। उसके बाद जो सिलिंड्रिकल मास हमें मिलता है उसको हम डिजायर्ड नंबर ऑफ पीसेस, यानी कि हमें जितने पीसेस ऑफ सपोजिटरी चाहिए वो हम उसमें उसको कट कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं, इन पीसेस को एक एंड से रोल करते हैं ताकि वो किसमें कोनिकल शेप में फॉर्म हो जाए, ताकि वो इजीली हम एडमिनिस्टर करें। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है इसमें वो है कंप्रेशन मोल्डिंग। तो इस मेथड में क्या करते हैं, जो मिक्सचर जिसमें ग्रेटेड सपोजिटरी बेस और मेडिकामेंट्स होती हैं उनको फोर्स कराया जाता है कंप्रेशन मोल्ड में। तो कंप्रेशन मोल्ड होता है जिसके अंदर ये जो मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें सपोजिटरी बेस और मेडिकामेंट प्रेजेंट होता है उसे उसको फोर्स कराया जाता है ताकि वो डिजायर्ड शेप में हमें मिल सके। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस लेते हैं, वो जो कंप्रेशन मोल्ड के अंदर डाइज यानी कि कैविटीज प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, तो उसमें उसको फिल कर दिया जाता है और उसके बाद इनको उससे निकाल के उसको वे कर लिया जाता है अपने रिक्वायर्ड अमाउंट में। नेक्स्ट एंड लास्ट सपोजिटरी प्रिपरेशन मेथड है फ्यूजन मोल्डिंग। तो जो सपोजिटरी मोल्ड्स होते हैं वो बहुत सारे वेराइटी के शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डिस्पेंसरीज यानी स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के टाइम में जो सपोजिटरी मोल्ड यूज किए जाते हैं उसमें 6 से 12 कैविटीज होती हैं, और जो लार्ज स्केल प्रिपरेशन होता है सपोजिटरी का उसमें जो मोल्ड्स यूज किए जाते हैं उसमें अराउंड 500 कैविटीज यूज होती हैं। तो यहाँ पे सपोजिटरी मोल्ड का एक फिगर बना हुआ है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं फ्यूजन मोल्डिंग से कैसे सपोजिटरी प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले सपोजिटरी बेस को मेल्ट करते हैं और ड्रग को उसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं या फिर डिस्पर्स कर देते हैं, जिसके बाद जो हमें मिक्सचर मिलता है उसको हीट से रिमूव करके
ये जो कैविटीज दी हुई हैं मोल्ड में, उसमें उसको पोर कर देते हैं। उसके बाद जब मिक्सचर सॉलिडिफाई हो जाता है, उनको हम सपोजिटरी मोल्ड से निकाल लेते हैं। तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सपोजिटरी चैप्टर 7 में, जैसे कि सपोजिटरी कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उसका प्रिपरेशन मेथड, जो कि 3 टाइप्स के मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोजिटरी बेसिस हैं। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं चैप्टर 7 और बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 से, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है। जब कोई भी ड्रग्स या उसके 2 इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ उसको मिक्स करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, तो उस केस में अगर कोई भी क्या होता है कि अगर उसके केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, यानी उसके केमिकल जो होते हैं उसकी जो पोटेंसी है वो ऑल्टर होने लगती है, या फिर फिजिकल डिसोसिएशन होता है, यानी कि वो फिजिकली डिसोसिएट यानी कि अलग अलग होने लगते हैं, या फिर उनका थेराप्यूटिक ऑपोजिशन होता है, यानी कि डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें नहीं मिलता है। तो उस फिनोमेना या जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और ये जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एंड जरूर से ध्यान रखिएगा और अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिएगा कि जो टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज है मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और 5 मार्क्स में या फिर इनफैक्ट ये लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा इसमें आता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और तीसरा इसमें आता है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए अब हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो अराइज होती है कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन के टाइम में। जब मेडिसिन प्रिपेयर हो रही होती है उस टाइम में जो होता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज जो है वो अराइज होती हैं, जिसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी, इस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जब कब होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा जो है नॉन कंपैटिबल सब्सटेंसेस, यानी कि वो 2 सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, उनको मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज द कलर, ओडर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ दी। तो हम देख लेते हैं कि जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कितने तरीके से अकर होती है किसी भी प्रिपरेशन में। तो इसमें सबसे पहला आता है इनसॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब एजेंट इन द व्हीकल। जैसे कि इस सेंटेंस से ही हमको समझ में आ रहा है कि अगर जो प्रिस्क्राइब्ड एजेंट है वो जो हमारा व्हीकल है उसमें अगर प्रॉपर्ली सॉल्युबल नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में ये इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होती है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये कॉज करते हैं, वो भी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला आता है चेंज इन पीएच, मिलिंग, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट्स, केमिकल रिएक्शंस अगर वो अंडरगो कर जाती हैं, उस केस में कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, या फिर अगर हम कोई सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन द व्हीकल। नेक्स्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी वो होती है, किस वजह से होती है, इमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स की वजह से, यानी कि जो लिक्विड्स हम यूज कर रहे हैं फॉर्मुलेशन में वो अगर एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं है, उस केस में ये चीज अकर होती है। और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा ऑब्जर्व हम कर सकते हैं इमल्शंस, क्रीम्स, लोशन और कुछ ऑइंटमेंट्स में, जिसकी वजह से जो इनमें 2 फेजेस प्रेजेंट होती हैं वो सेपरेट होने लगती हैं। तो ये जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, इसमें आता है इम्प्रॉपर एंड इनकम्प्लीट मिक्सिंग, यानी कि जो 2 फेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाई हैं, या फिर इनअप्रोप्रिएट कंसेंट्रेशन अगर हम सर्फेक्टेंट का ऐड कर दें उस केस में ये होता है, या फिर इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है। उसके अलावा इसमें अगर हम इसको इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे अगर हम स्टोर करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होती हैं या फिर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होती हैं टू बी स्पेसिफिक, तो उसमें जो 2 फेजेस प्रेजेंट होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लिक्विफैक्शन ऑफ सॉलिड्स मिक्स्ड इन ड्राई स्टेट, जिसको हम यूटेक्सिया भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर में जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि यूटेक्सिया का मतलब ये है यूटेक्टिक मिक्सचर्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि जब 2 इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी कि अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, यूटेक्सिया कहते हैं। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कब अराइज होती है, अगर जो प्रिस्क्रिप्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कोई भी केमिकल इंटरैक्शन आ जाता है या केमिकल चेंज आ जाता है, तो उस केस में केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। और बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो अंडरगो होते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के टाइम, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शंस, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं ये जो रिएक्शंस है फौरन ही होने लग जाती हैं उसमें। और इसके क्या
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा यानी कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, एफरवेसेंस हो जाएगा यानी कि बबल्स टाइप के उसमें फॉर्म होने लगेंगे, या फिर डिकम्पोज हो जाएंगे यानी उनकी पोटेंसी लूज हो जाएगी उन इंग्रेडिएंट्स की। उसके अलावा उसमें या तो उसका कलर चेंज हो गया या फिर वो एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म कर लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो है ऑक्सीडेशन, और ये किस वजह से होती है? अच्छा, ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, या फिर जो का फॉर्मुलेशन है वो उसमें से जो कंपाउंड है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन को वो गेन कर लेगा। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीडेशन कॉज कर सकते हैं? उसमें सबसे पहला आता है लाइट। लाइट जो होती है वो फैसिलिटेट करती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और ये वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये तब अकर होती है जब कहीं भी लाइट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें आता है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है पीएच चेंज। अगर पीएच यानी कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है पीएच में तो वो डायरेक्टली क्या करता है? ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, और अगर ड्रग स्टेबल नहीं होगा तो फिर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉज कर देगा। नेक्स्ट इसमें आता है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो जो सोल्यूशंस होते हैं उनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के। नेक्स्ट इसमें आता है प्रेजेंस ऑफ प्री ऑक्सीडेंट। तो ये भी जो सब्सटेंस है वो फैसिलिटेट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सेकंड टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है हाइड्रोलिसिस। तो इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जब वाटर रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड के साथ और उसके जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देता है, उस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो दो तरीके की होती है, आयनिक हाइड्रोलिसिस एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइड्रोलिसिस कॉज हो सकती है? इसमें आता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर प्रेजेंस है देन अ सब्सटेंस में अंडरगो हाइड्रोलिसिस। उसके अलावा इसमें आता है पीएच, क्योंकि हर एक फॉर्मुलेशन का एक स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर्ड होता है, अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो उस केस में हाइड्रोलिसिस हो सकती है। उसके अलावा इसमें आता है एलिवेटेड टेम्परेचर जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस कॉज हो सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं वो एक साथ बॉन्ड करते हैं और फॉर्म कर लेते हैं लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉलीमराइजेशन कॉज कर सकते हैं। इसमें पहला आता है टेम्परेचर, दूसरा आता है लाइट, देन सॉल्वेंट, पीएच एंड इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है आइसोमराइजेशन। इस कंडीशन में क्या होता है? जब कोई भी ड्रग अपने आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उस फिनोमेना को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ आइसोमराइजेशन इसमें दिया हुआ है। पहला इसमें है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड दूसरा इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव जो ड्रग होती है वो लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कि किसी भी चेंज अगर आता है पीएच या टेम्परेचर में, तो जो फॉर एग्जांपल एल एड्रेनालिन जो है वो डी एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये लेस एक्टिव होता है। मतलब जो एल एड्रेनालिन होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू डी एड्रेनालिन। और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को वो उसमें है टेम्परेचर, पीएच, सॉल्वेंट एंड इम्प्योरिटीज। उसके बाद इसमें आता है ज्योमेट्रिक आइसोमराइजेशन। इस केस में क्या होता है कि ज्योमेट्रिक आइसोमराइजेशन में दो टाइप के फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, पहला है सिस और दूसरा है ट्रांस। तो बहुत सारे कंपैटिबिलिटी के केसेस में क्या होता है कि जो सिस फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस का वो ट्रांस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और जो सिस फॉर्म होता है वो ज्यादा पोटेंशियली एक्टिव होता है। तो अगर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के टाइम में कोई भी जो ड्रग फॉर्म है वो सिस से ट्रांस में अगर चेंज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो ड्रग है उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, वो उतना इंटेंडेड अमाउंट ऑफ एक्शन वो शो नहीं कर पाती है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो जब दो या दो से ज्यादा ड्रग या फिर एक या एक से ज्यादा ड्रग एक दूसरे के साथ हम कंबाइन करते हैं और उसका इंटेंडेड थेरेपेटिक एक्शन हमें नहीं शो होता है, उस केस में क्या कर होती है थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, बैक्टीरियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज एंटागोनाइज्ड बाय क्लोरामफेनिकोल। अगर हम पेनिसिलिन के साथ क्लोरामफेनिकोल को एडमिनिस्टर करते हैं तो जो बैक्टीरियल एक्शन होता है पेनिसिलिन का वो क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, उसको एंटागोनाइज कर देता है यानी कि काउंटरएक्ट कर देता है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है ओवरडोज।
ओवरडोज किस केस में होता है कि जो भी हम डॉक्टर्स जो है वो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। इसमें सबसे पहला आता है ओवरडोज। तो जो फिजिशियंस होते हैं वो ड्रग को प्रिस्क्राइब किसी भी पेशेंट को अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर कोई भी अमाउंट ऑफ ड्रग किसी 70 kg अडल्ट के लिए वो नॉर्मल डोज है जितना उसको दिया जाना चाहिए, तो अगर उससे कोई भी कम बॉडी वेट वाला पेशेंट उसको एडमिनिस्टर करेगा तो वो उसके लिए ओवरडोज हो जाएगा। और ओवरडोज को हम एक्सेसिव सिंगल डोज भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अंडरडोज। ये इनकम्पैटिबिलिटी कब अराइज होती है? जब जो भी ड्रग इफेक्ट है या तो वो किसी दूसरे ड्रग के एक्शन से रिड्यूस हो जाता है या फिर एंटागोनाइज यानी कि काउंटरएक्ट हो जाता है, तो उस केस में अंडरडोज होता है। और एक किस वजह से होता है वो देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके हम देख लेते हैं। इसमें आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलेंट्स विद सेडेटिव्स, यानी कि नक्स वोमिका या फिर स्ट्रिक्नीन सल्फेट को हम अगर बार्बिचुरेट या फिर पैराल्डिहाइड के साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो ये अंडरडोज के केस में आ जाएगा, क्योंकि या तो ये जो ड्रग्स एक दूसरे के एक्शन को एंटागोनाइज कर देंगे या फिर एक दूसरे के एक्शन को डिक्रीज कर देंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो आप स्क्रीन पे देखकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें आता है इम्प्रॉपर कंजम्पशन बाय पेशेंट। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि फिजिशियन को एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर देना चाहिए, नहीं तो उस केस में क्या होता है, इम्प्रॉपर कंजम्पशन हो जाता है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। ये अगर हम मिल्क के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो मिल्क में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस या फिर डिमिनिश कर देता है। नेक्स्ट इसमें आता है कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो एक दूसरे के एक्शन को एंटागोनाइज करती हैं, तो और या फिर नेक्स्ट इसमें आता है कंट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। तो बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स जो होती है वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, यानी कि वो अगर उस स्पेसिफिक कंडीशन में हम किसी स्पेसिफिक ड्रग को एडमिनिस्टर करें तो वो उस कंडीशन को और एग्रेवेट करती है और बढ़ा देती है। कुछ इसके हम अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर, वेसोकंस्ट्रिक्टर्स को कंट्राइंडिकेट किया जाता है हाइपरटेंशन के केस में, बार्बिचुरेट्स और मॉर्फिन को कंट्राइंडिकेट किया जाता है एस्मा के पेशेंट्स में, और पेनिसिलिन इंजेक्शन जो होता है उसको कंट्राइंडिकेट किया जाता है पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स में। नहीं तो वो क्या करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर एक्सेसिव एलर्जिक रिएक्शन वो कॉज कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज। जितना मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है उतना ही इसमें पूछा जाएगा और उतना ही आपको लिखना होगा, जिसमें आपको प्रॉपर मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसके साथ हम वाइंड करते हैं चैप्टर 8 और स्टार्ट करते हैं हमारे अगले चैप्टर से। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 से, जो कि लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है इस बुक का। इसका नाम है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। तो चैप्टर इस लेक्चर के बुक रिवीजन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स क्या क्या होती हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे कि ये जो बेसिकली जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होती हैं एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए होती हैं। इसके एग्जांपल्स में आता है ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेलीज एंड पेस्ट। और ये जो प्रिपरेशंस होती हैं किसी ना किसी बेस के साथ मिला के या फिर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके ये प्रिपेयर की जाती हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस जो हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की वो पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ऑइंटमेंट्स। जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो सेमी सॉलिड सिस्टम होते हैं जो कि स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि उसमें आता है रेक्टम, वेजाइना एंड आई। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है पेस्ट। पेस्ट भी एक सेमी सॉलिड सिस्टम है जो कि मिल के बना होता है ऑइंटमेंट बेसिस से, जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो ऑइंटमेंट बेसिस में डिस्पर्स या फिर डिसॉल्व कर दी जाती है। और जो फार्मास्यूटिकल पेस्ट है वो ज्यादा विस्कस यानी कि कंपैरेटिवली स्लाइटली थिक होते हैं एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट्स। नेक्स्ट इसमें आता है जेल्स। सो ये भी एक सेमी सॉलिड सिस्टम है जो कि एक सस्पेंशन होता है टाइनी डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स का या फिर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का विच आर एंटर पेनिट्रेटेड बाय अ लिक्विड। इसका मतलब ये है कि जो जेल्स होते हैं वो या तो सस्पेंशन होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स का या फिर होते हैं नेक्स्ट इसमें आता है जेल्स। तो जेल्स भी क्या होता है, सेमी सॉलिड सिस्टम होते हैं जो कि एक सस्पेंशन होते हैं या तो स्मॉल पार्टिकल्स का या फिर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो कि लिक्विड में इंटर पेनिट्रेटेड होते हैं यानी कि लिक्विड में इनकॉर्पोरेटेड या फिर डिसॉल्व होते हैं। और इन जो जेल्स होते हैं उसमें जेलिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं टू इम्पार्ट द जेली लाइक फीचर। नेक्स्ट अब इसमें आता है क्रीम्स। क्रीम्स जो हैं वो सेमी सॉलिड सिस्टम्स होते हैं और ये किस फॉर्म में होती है, इमल्शन के फॉर्म में होती है। और ये जो क्रीम्स होती हैं वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वैनिशिंग क्रीम।
और इसके केस में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक सूटेबल बेस में डिसॉल्व या फिर डिस्पर्स कर देते हैं। नेक्स्ट एक बार हम फिर से क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो हम एक बार सॉलिड डोसेज फॉर्म्स का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सेमी सॉलिड जो होते हैं वो दो फॉर्म में, डोसेज फॉर्म जो होती है वो दो फॉर्म में आती है, एक एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम एक बार सेमी टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स जो होती हैं वो दो तरीके से अप्लाई करने के लिए होती हैं, एक तो एक्सटर्नली और एक इंटरनली। तो एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स जो आती हैं उसमें मेनली तीन टाइप की आती हैं, ऑइंटमेंट्स, प्लास्टर्स एंड सपोजिटरीज जिनके बारे में जस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं। और ऑइंटमेंट जो होते हैं वो चार तरीके के आते हैं, पहले ओलियाजिनस यानी कि फैटी टाइप के होते हैं, दूसरा इसमें आता है वाटर वॉशेबल, तीसरा आता है अब्जॉर्प्शन के लिए, और चौथा इसमें आता है इमल्शन टाइप जो कि होते हैं क्रीम्स। और इंटरनली एडमिनिस्टर करने के लिए क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलीज, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है च्यवनप्राश। कुछ एडवांटेजेस हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की, जैसे सबसे पहला मेनली ये क्या करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी ड्रग का लॉस नहीं हो पाता है। उसके अलावा ये हम हमेशा स्पेसिफिक अफेक्टेड एरिया पे ही अप्लाई करते हैं। उसके अलावा ये बेस्ट ऑप्शन होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट्स जो होते हैं वो कोई भी ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। और ये जो होते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म वो लिक्विड डोसेज फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होते हैं, इजी टू अप्लाई होते हैं, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है उनको बहुत तेजी से होता है। उसके अलावा पेशेंट कंप्लायंस भी इसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसकी साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है सबसे पहला इसकी बहुत हाई होती है, स्किन इरिटेशन कॉज कर सकते हैं ये कुछ केसेस में। उसके अलावा एफिकेसी की जो होती है वो कंपेरेटिवली लो होती है, क्योंकि जो डोजेज फॉर्म है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से अगर वो रिमूव हो जाती है तो उतना ड्रग जो होती है वो हमारी पेनिट्रेट ही नहीं हो पाती हमारे स्किन में। तो अब कुछ एक्सिपिएंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो ऐड किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला था सेमी सॉलिड बेसिस। तो अब कोई भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो सबसे पहला उसका जो एक्सिपिएंट आता है वो है बेस, जिसमें किसी भी ड्रग या फिर मेडिकामेंट को इनकॉर्पोरेट करके उस ड्रग को बनाया जाता है। अगला इसमें आता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि किसी भी ड्रग में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, जिसकी वजह से केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें चिलेटिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, जो कि ड्रग को इनएक्टिव कर देता है। नेक्स्ट इसमें व्हीकल ऐड किए जाते हैं जिनमें ड्रग को इनकॉर्पोरेट करके जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है माइसेलर सोल्यूबिलाइजर्स, जैसे कि सर्फेक्टेंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी फॉर्मुलेशन के उसका इंटरफेशियल टेंशन जो है वो हम रिड्यूस कर सके। उसके अलावा इसमें बफर्स ऐड किए जाते हैं उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है हमारे फॉर्मुलेशन में वो उसे हम प्रिवेंट कर सके। ह्यूमेक्टेंट्स ऐड किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं हमारे जो प्रेपरेशन है उसको ड्राई आउट होने से प्रिवेंट करते हैं। जेलिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं जेल लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। इमल्सिफायर ऐड किए जाते हैं ताकि वो इजीली अप्लाई हो सके हमारे स्किन पे। उसके अलावा इसमें परमिएशन एनहांसर ऐड किए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फैसिलिटेट करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ डोजेज फॉर्म ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम पढ़ेंगे वो है इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। तो चलिए इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स का। तो पहला इसमें दो तरीके के मेथड्स आते हैं, पहला इसमें है फिजिकल मेथड और दूसरा इसमें बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल मेथड से। इसमें सबसे पहला आता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। सबसे पहले टेस्ट करते हैं इसमें कि जो भी डोजेज फॉर्म है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म वो आपका स्किन में किस रेट से अब्जॉर्ब हो रहा है। ये हम कैसे करते हैं कि ऑइंटमेंट जो है वो उसको स्लाइटली रब किया जाता है एक स्किन पोर्शन पे। उसके बाद रेगुलर टाइम इंटरवल में क्या करते हैं सिरम या फिर यूरिन सैंपल्स हम लेते हैं जिसमें हम अब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ डोजेज फॉर्म को चेक करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं। सेकंड फिजिकल मेथड है वो है टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी यानी कि पैच टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि चेक कर सके कोई भी जो डोजेज फॉर्म है, ऑइंटमेंट है, पेस्ट है या क्रीम है तो वो कहीं इरिटेशन तो नहीं कॉज कर रहा है स्किन में, जिसकी वजह से क्या करते हैं इस मेथड में जो डोजेज फॉर्म है उसको अप्लाई कर दिया जाता है स्किन पे एक एरिया ऑफ स्किन पे। उसके बाद उसको 24 आवर्स के बाद चेक किया जाता है
कि उस एरिया में कोई भी रेडनेस या फिर स्वेलिंग तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है रेट ऑफ पेनिट्रेशन। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एनिमल या फिर ह्यूमन स्किन ले लेते हैं। इन दोनों में से किसी एक टाइप ऑफ स्किन पे क्या अप्लाई करते हैं, हमारा ऑइंटमेंट या फिर उसका प्रेपरेशन। फिर उसके बाद इस डिफ्यूजन सेल जो प्रिपेयर होती है, इसको हम प्लेस कर देते हैं एक फ्लूइड बाथ में, और कुछ डेफिनेट टाइम इंटरवल्स के बाद, कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हम जो है वो फ्लूइड लेते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम ये एनालाइज करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ जो प्रिपरेशन है वो हमारे स्किन में पेनिट्रेट हुआ है। नेक्स्ट इसमें आता है टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसके बाद उसमें जो हमारा जो क्रीम पेस्ट या फिर जेली है उसको थिनली कोट कर देते हैं अंदर से। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को फिल कर देते हैं सलाइन या फिर सिरम से, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद चेक करते हैं उस सलाइन या फिर सिरम को लेके कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ जो डोजेज फॉर्म है वो रिलीज हुआ है, यानी कि उसमें अब्सॉर्ब हुआ है। अगला इसमें आता है टेस्ट ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं ये चेक करने के लिए कि कितना जो हमारा प्रिपरेशन है वो विस्कस हुआ है, और विस्कोसिटी टेस्ट किया जाता है बाय यूटिलाइजिंग कोन एंड प्लेन विस्कोमीटर। तो लास्ट फिजिकल मेथड जो हम परफॉर्म करते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को इवैल्यूएट करने के लिए, वो है टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। इसमें क्या करते हैं, 10 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसको जो हमारा प्रिपरेशन है उससे फिल कर देते हैं, और उनके इंडिविजुअली हम उनको वे करते हैं, और इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल वेट्स हमने मेजर किए हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस उनमें नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। इसमें सबसे पहला आता है टेस्ट फॉर माइक्रोबियल कंटेंट। तो इसमें हम माइक्रोबियल कंटेंट का टेस्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्सेंट हैं तो उस केस में क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन उसमें प्रिपरेशन में नहीं होगा। ये हम कैसे करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे सैंपल सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हर सैंपल को एसेप्टिकली हम इनोक्यूलेट कराते हैं 0.5 ml ऑफ रैबिट प्लाज्मा में। उसके बाद इस मिक्सचर को हम इंक्यूबेट कराते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 4 आवर्स, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रेजेंट है तो उस केस में क्लॉट फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आता है टेस्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव एफिकेसी। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पोर प्लेट टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें हम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रिपरेशन में आ जाते हैं उसको हम काउंट करते हैं। तो सिमिलर टू टेस्ट फॉर माइक्रोबियल कंटेंट, इसमें भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे सैंपल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, और हर सैंपल को मिक्स कर देते हैं ट्रिप्टोन एजोलेक्टिन विच इज T8T, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर्स होते हैं उसको इस मिक्सचर में एसेप्टिकली ऐड कर दिया जाता है, और इन सारे मिक्सचर को क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, हर वीक उसको टेस्ट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ हमने पढ़ा इवैल्यूएशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऑइंटमेंट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा। तो जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, जिनके अंदर जो मेडिकामेंट होता है वो टॉपिकल एप्लीकेशन या फिर स्किन एप्लीकेशन के लिए बना होता है। और ये जो ऑइंटमेंट्स है वो उस कंसिस्टेंसी के होने चाहिए कि वो इजीली रब किए जा सके हमारी स्किन पे। और जो ऑइंटमेंट्स है उसको समटाइम्स यूज किया जाता है एज अ स्किन प्रोटेक्टिव या फिर इमोलिएंट, यानी कि सूदनिंग एक्शन प्रोवाइड करने के लिए ऑइंटमेंट्स को यूज किया जाता है। और जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक ऑइंटमेंट्स। इसमें ठीक है, जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। इसमें पहला आता है हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक ऑइंटमेंट्स। तो इसमें जो है ये लिपिड लविंग ऑइंटमेंट्स होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं अनहाइड्रस नेचर के होते हैं, और हमेशा ये क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ही अब्सॉर्ब करेंगे। और इसलिए इसकी वजह से जो बेसिस यूज किए जाते हैं इन ऑइंटमेंट्स के फॉर्मुलेशन में वो वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट हार्ड एंड लिक्विड पैराफिन। उसके अलावा इसमें आता है सिंथेटिक ग्लिसराइड्स, वैक्सेस, एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑइंटमेंट जो है वो होता है वाटर इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स। ये जो होते हैं अनलाइक लिपोफिलिक ऑइंटमेंट्स, ये जो ऑइंटमेंट्स होते हैं ये हाइड्रस इन नेचर होते हैं, और ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को इजीली अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसमें जो बेस प्रेजेंट होता है वो एक हाइड्रोफोबिक फैटी बेस प्रेजेंट होता है, जिसको जो एक वाटर इन ऑयल एजेंट है, और इसको ऐड किया जाता है बेस में इन ऑर्डर टू मेक द ऑइंटमेंट हाइड्रोफिलिक और वाटर लविंग। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं वाटर इन ऑयल एजेंट के। इसमें आता है वुल फैट, वुल अल्कोहल, सॉर्बिटान,
ईस्टर मोनोग्लिसराइड्स और फैटी अल्कोहल्स। लास्ट टाइप ऑफ जो ऑइंटमेंट है उसमें आता है हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। इसमें जो ऑइंटमेंट बेस होते हैं वो मिक्सचर होते हैं किसका, सॉलिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स का और लिक्विड का, और ये जो बेसिस होते हैं ये वाटर मिसिबल होते हैं। लास्ट टाइप ऑफ जो ऑइंटमेंट्स आता है वो आता है हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट्स। इन ऑइंटमेंट्स में जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो एक मिक्सचर होते हैं सॉलिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का और लिक्विड का, और ये जो बेसिस होते हैं ये वाटर मिसिबल बेसिस होते हैं ऑइंटमेंट के। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं ऑइंटमेंट्स का। तो इसका ये पूरा फॉर्मूला दिया है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ये फॉर्मूला है सिंपल ऑइंटमेंट का जिसमें वुल फैट, हार्ड पैराफिन, सीटोस्टेराइल अल्कोहल एंड व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है वो प्रेजेंट है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो सिंपल ऑइंटमेंट होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि ग्रेटेड हार्ड पैराफिन और सीटोस्टेराइल अल्कोहल, उसको एक चाइना डिश, क्योंकि चाइना डिश कुछ इस तरीके का होता है, इसको प्रीवियसली हीट कर दिया जाता है, उसके बाद इन दोनों को उसमें प्लेस कर दिया जाता है और इस चाइना डिश को प्लेस कर दिया जाता है एक वाटर बाथ पे। उसके बाद क्या करते हैं, वुल फैट को मिक्स कर दिया जाता है व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन से, जब तक वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपस में कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाते हैं। उसके बाद डिकांटेशन या फिर स्ट्रेन करते हैं। जो मिक्सचर हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है, इसको हम स्ट्रेन करते हैं, फॉलोड बाय स्टरिंग टू कूल द मिक्सचर। साथ ही साथ इसको स्टर करते रहते हैं ताकि जो मिक्सचर है वो कूल हो जाए। उसके बाद लास्टली हम क्या करते हैं, सूटेबल कंटेनर में जो प्रिपरेशन है उसको हम पैक कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो आता है पेस्ट। तो पेस्ट जो होते हैं वो एक एज वी नो कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जिनको एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है स्किन पे, और ये क्या करते हैं, हमारे स्किन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। और इन जो पेस्ट होते हैं उसमें हमेशा हाई पाउडर कंटेंट होता है, यानी पाउडर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो कि एक स्टिफनेस और एक थिक कंसिस्टेंसी हमारे पेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। और जो मेजर डिफरेंस है पेस्ट और ऑइंटमेंट में वो क्या है कि जो पेस्ट होता है वो थोड़ा स्टिफ होता है एंड जो ऑइंटमेंट होता है वो क्या होता है, वो लेस ग्रीसी होता है। उसके बाद अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जरूर नहीं कहूंगी मोस्टली जो है ये 2 मार्क्स में एज डिफरेंस पूछा जाता है, विच इज डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट्स एंड पेस्ट। तो चलिए हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है ऑइंटमेंट एंड पेस्ट में। तो जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उसमें लेस कंसेंट्रेशन होता है सॉलिड्स का, जैसे कि हमने डिस्कस किया। इसमें जो पेस्ट होते हैं वो मोर कंसेंट्रेटेड होते हैं देन ऑइंटमेंट्स। उसके बाद जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो लेस विस्कस होते हैं और जो पेस्ट होते हैं वो मोर विस्कस होते हैं, यानी कि मोर थिक होते हैं। ऑइंटमेंट्स लेस स्टिफ होते हैं, पेस्ट जो होते हैं वो मोर स्टिफ होते हैं क्योंकि इसमें पाउडर कंटेंट ज्यादा होता है। ऑइंटमेंट्स मोर ग्रीसी होते हैं, ज्यादा ग्रीसी नेचर के होते हैं, और जो पेस्ट होते हैं वो लेस ग्रीसी होते हैं, यानी कि वो किसी भी एरिया पे हम लगाएंगे तो वो इंटैक्ट रहता है, वो फैलता नहीं है। उसके बाद जो ऑइंटमेंट्स है उसको स्किन पे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो पेस्ट है उसको हमेशा हम स्किन सरफेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसेस हम यूज करते हैं ऑइंटमेंट्स के लिए उसमें फैटी बेसिस यानी कि ओलियोजिनस बेसिस आते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल बेसिस का हम यूज करते हैं। अब्जॉर्प्शन बेसिस के अलावा जितने भी टाइप्स ऑफ बेसिस मैंने आपको बताया वो हम पेस्ट की प्रेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और जो मेथड्स हैं प्रेपरेशन के इनके, तो ऑइंटमेंट्स जो है वो फ्यूजन, ट्राइचुरेशन, स्पैचुलेशन एंड केमिकल रिएक्शन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो पेस्ट है उसको हम फ्यूजन या फिर ट्राइचुरेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्रीम्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्रीम्स होती क्या है। चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया जो क्रीम्स जो होती हैं वो काइंड ऑफ इमल्शन की तरीके से होती हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट जो होता है वो वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर इमल्शन में क्या होता है, डिस्पर्स होता है या फिर डिसॉल्व होता है। और वैनिशिंग क्रीम जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ऑयल इन वाटर इमल्शंस का। और जनरली जो टॉपिकल स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर रेक्टल और वेजाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्रीम्स के फॉर्म में मैन्युफैक्चर होते हैं। और क्रीम्स को ज्यादा यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू ऑइंटमेंट्स, क्योंकि ये इजीली हमारी स्किन पे अप्लाई भी हो जाते हैं और इजीली हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। और इमल्शंस की तरह ही जो क्रीम्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम्स एंड वाटर इन ऑयल क्रीम्स। ऑयल इन वाटर क्रीम्स में क्या होता है कि वाटर जो होता है उसको एज अ कंटिन्यूअस फेज यूज किया जाता है, यानी कि एक एक्वस फेज की तरह, और जो स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इस एक्वस कंटिन्यूअस फेज में जो है वो डिस्पर्स्ड होती हैं।
सेकंड इसमें आता है वाटर इन ऑयल क्रीम्स। इन क्रीम्स में क्या होता है, ऑयल को एज अ कंटिन्यूअस फेज यूज किया जाता है और जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको डिस्पर्स किया जाता है ऑयली कंटिन्यूअस फेज में। चलिए अब हम प्रिपरेशन ऑफ क्रीम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि सिंस एग्जाम में क्या होता है मोस्टली एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं जिनमें आपको ये जो पूरा फॉर्मूला इसका दिया होता है अलॉन्ग विद इट्स प्रोसीजर वो आपको लिखना होता है। तो इसका एग्जाम्पल जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्वस क्रीम का। इसका क्वांटिटी हमें जितनी प्रिपेयर करनी है वो है 50 ग्राम। तो इसके इंग्रेडिएंट सबसे पहले देख लेते हैं। वो है इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, फिनॉक्सीइथेनॉल एंड प्यूरिफाइड वाटर विच इज फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड। तो इसका एक्वस क्रीम का अब हम प्रेपरेशन प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अब वाटर को 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है और उसके अंदर क्या करते हैं, फिनॉक्सीइथेनॉल को डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट है उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में वे किया जाता है एक पेपर पीस को यूज करके, क्योंकि क्या होता है जो ऑइंटमेंट होता है वो स्टिक होने लगता है पेपर से। उसके बाद इसको मेल्ट किया जाता है एक एवेपोरेटिंग बेसिन में ओवर अ हॉट प्लेट और अ वाटर बाथ। उसके बाद आफ्टर कंफर्मिंग दैट, उसके बाद जैसे ही दोनों फेजेस 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाती हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्वस फेज को मेल्टेड ऑइंटमेंट में ऐड कर देते हैं और उसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसको हीट से रिमूव करके एक साइड में प्लेस कर दिया जाता है जहां पे वो कूल हो सके, यानी कि ठंडा हो जाए। उसके बाद ये हमें हमेशा इसके प्रिपरेशन में ध्यान रखना होता है कि बहुत ज्यादा एयर जो है उस प्रिपरेशन में इंट्रैप नहीं होनी चाहिए। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जितना हमारा प्रिपेयर्ड अमाउंट है उसमें से हम 50 ग्राम क्रीम को जो है वो रिमूव करते हैं, वे करते हैं और उसको सूटेबल कंटेनर में पैक कर देते हैं। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है जेल्स। तो जेल्स जो है जनरली डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल जो है वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि जेल्स होते क्या है। तो यूएसपी के अकॉर्डिंग जेल्स, जिनको हम जेलीज भी कहते हैं, वो एक सेमी सॉलिड सिस्टम है जिसके अंदर सस्पेंशन होता है ऑफ इधर स्मॉल और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन आपको समझाई थी उसमें भी बताया था कि ये जो जेल्स होते हैं ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जो कि एक सस्पेंशन होते हैं या तो स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के या फिर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का विच आर इंटरपेनिट्रेटेड बाय अ लिक्विड। ये एक 2 फेज सिस्टम होता है और इस सिस्टम में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज के अंदर अगर लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स वो प्रेजेंट हैं तो जो जेल मास फॉर्म होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं जेल्स के, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है क्लियर एक्वस जेल विद डायमेथिकोन, जिसका फॉर्मूला में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वाटर, कार्बोमन 934, ट्राइइथेनॉलमीन, ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड डायमेथिकोन कोपोलियोल। तो कार्बोमर जेल को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपस में मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो डाइमेथिकोन इसमें ऐड करने के लिए इसलिए इंस्ट्रक्ट किया गया है क्योंकि ये जो डाइमेथिकोन कोपोलियोल है ये क्या करता है, स्टिकीनेस जो होती है ग्लिसरीन की उसको ये रिड्यूस कर देता है। और ये जो जेल है ये एक्ट करता है एज व्हीकल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, जिसमें कि बहुत सारी रैंडमली प्रिपेयर्ड या फिर कंपाउंडेड जो ड्रग्स होती हैं उसमें भी ये एज अ व्हीकल जो है वो ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है पॉलोक्सिमर जेल बेस जिसमें प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, प्यूरोनिक F127 NF एंड प्यूरिफाइड वाटर और बफर, जो कि सफिशिएंट क्वांटिटी में लिया जाता है किसके लिए, वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। तो पॉलोक्सिमर जेल बेस जो होता है वो व्हीकल एज अ व्हीकल एक्ट करता है एक्सटेम्पोरेनियस प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद जब इसको आइसोप्रोपाइल पाल्मिटेट से और लेसिथिन से कंबाइन करते हैं तो एक टॉपिकल व्हीकल बन जाता है, जिसकी वजह से जो जिस भी प्रिपरेशन में या ड्रग में इसको ऐड करते हैं उसका ये अब्जॉर्प्शन क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसमें हमने क्रीम, पेस्ट, जेलीज, ऑइंटमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डिफरेंस पढ़ा ऑइंटमेंट और पेस्ट में, जो कि कई बार हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं अपना फुल बुक रिवीजन। और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा जितने भी मैंने आपको इसमें पॉइंट्स बताए हैं वो आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम के टाइम में बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।